निवेदन कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि मीनाक्षी जी से मेरा निवेदन वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ही मध्य उपस्थित हमारे जिला सचिव लक्ष्मण जी से मेरा निवेदन कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे ही मध्य उपस्थित हमारे शिशु वाटिका विद्यालय के व्यवस्थापक जी राजेंद्र जी पथानिया से भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसी रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाज कर दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा निवेदन मंच पर उपस्थित अतिथियों से कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। समझी गुणियों ने जानी, संतों की भाषा आगम की वाणी। को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव हैं, मैं पुनः उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो पधारे हुए सभी जितने भी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो सभी महान जन हम सबके परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा के अनुसार पधारे हुए महानुभावों का एक परिचय, जिसके लिए मेरा निवेदन हमारे ही विद्यालय के संकुल प्रमुख श्रीमान जितेंद्र सिंह जी भदौरिया से कि वे पधारे हुए अतिथियों का परिचय करवाएं। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित इस स्वदेशी संगोष्ठी में आप सभी पधारे हुए महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मध्य मंच पर विराजमान है श्रीमान प्रभुदयाल जी प्रजा स्वामी। आप अपना जो राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें प्रधानाचार्य हैं, प्रखर वक्ता हैं और विद्यालय को जब भी कोई काम पड़ता है तो आप पूर्णतः विद्यालय के का सहयोग करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई साहब आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मंच पर ही विराजमान है श्रीमती मीनाक्षी मारोठिया। आप गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो अपना घंटाघर पर है उसमें प्रधानाचार्य हैं। आप भी अपने विद्यालय की अभिभावका रही हैं और विद्यालय को पूर्ण सहयोग करती हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मंच पर ही मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच विराजमान है श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी, स्वदेशी जागरण मंच के चूरू जिले के सह संयोजक और हमारे आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के माननीय जिला सचिव के नाते कार्य देखते हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान है श्रीमान राजेंद्र जी पथानिया। आप व्यवसायी हैं, इस विद्यालय में आचार्य प्रधानाचार्य रहे, तत्पश्चात
अब आप अपना निजी कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और अपना जो शिशु वाटिका आदर्श विद्या मंदिर है उसके माननीय व्यवस्थापक हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पुनः सभी पधारे हुए महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, कई बार कहा जाता है कि बिना किसी खून खराबे के देश स्वतंत्र हो गया। ऐसा नहीं है। हजारों हजार लोग इसमें शहीद हो गए और कुछ गिने चुने लोगों को हम परिचित हैं, उन्हें हम जानते हैं, परंतु कुछ ऐसे नींव के पत्थर भी थे जिन्हें हम ना तो जान पाए, ना समझ पाए, ना उनके बारे में बहुत कोई जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि इतिहास में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी और एक तरह से कहेंगे क्रांतिकारी थे श्री बाबू गैनू सैद, बाबू गैनू सैद। आप कहते हैं कि भी जब स्वदेशी के लिए आंदोलन हुआ और उसमें कोई अगर स्वदेशी के लिए शहीद हुआ है तो वो प्रथम शहीद बाबू गैनू सैद ही थे। पुणे में आपका एक छोटे से स्थान पर जन्म हुआ, पढ़ नहीं सके, बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं प्राप्त की, चौथी कक्षा तक ही पढ़े। 10 वर्ष की आयु में पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी के देहांत के कारण कक्षा चौथी तक ही पढ़ पाए। माताजी शादी करना चाहती थी उनकी, पर नहीं, उनका तो मन देशभक्ति से भरा हुआ था और स्वतंत्रता के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए लालच थे। इस कारण वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संपर्क में आए और उन्होंने वहाँ एक नमक का जो सत्याग्रह चल रहा था उसमें भाग लिया। उसमें उन्हें कुछ दिन की जेल भी हुई। जेल जाने के पश्चात वो पुनः घर आए तो उनका स्वागत हुआ। इससे उनका और हौसला बढ़ा कि भाई ये तो देशभक्ति का काम बहुत ही वास्तव में ऐसा है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो पुनः वह चले गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, उस समय सभी ने उस सत्याग्रह का पुरजोर समर्थन किया। स्वदेशी की भी बहुत ज़्यादा उस समय एक तरह से आंधी चली। लोगों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार शुरू किया, तरह तरह से विरोध होने लगा अंग्रेज़ों का। और जो बाबू गैनू थे उनको एक स्वदेशी वस्त्रों का एक तरह से गोदाम कहें उसके आगे लगाया गया और उनके भी ये यहाँ से इसको बाहर ना निकलने दिया जाए, उसकी एक निगरानी पे लगाया गया। और जब उनकी निगरानी पे लगाया गया तो उनको पुनः गिरफ्तार किया पुलिस ने। और जब न्यायाधीश के सामने उनको पेश किया गया तो न्यायाधीश ने कहा कि भी अगर आपके सामने से कोई ट्रक में भर के सामान आए तो क्या आप ट्रक के आगे लेट जाओगे? तब तो आपको स्थान खाली करना ही पड़ेगा, ऐसा उनसे कहा। तो उन्होंने उसी समय मन में निश्चय किया कि चाहे मैं शहीद हो जाऊं, परंतु मैं ट्रक को जाने नहीं दूंगा। मेरे जिंदा रहते वो ट्रक जो कि विदेशी कपड़ों से भरा हुआ है वह जा नहीं सकेगा। और ऐसा ही हुआ। एक ट्रक था, अंग्रेज़ों के एजेंट थे, विदेशी कपड़ों से भरा ट्रक था। वह जाने के लिए जैसे हुआ तो 30 स्वयंसेवक उस ट्रक के सामने लेटे, उसमें बाबू गैनू सैद भी थे। 29 को हटा दिया गया पुलिस द्वारा, परंतु वो हटे नहीं। बहुत कोशिश की, नहीं हटे। आखिर उनके ऊपर से ट्रक को निकाल दिया गया। 22 वर्ष की अल्प आयु में स्वदेशी के लिए बाबू गैनू सैद शहीद हो गए। ऐसे हमारे बाबू गैनू का कल बलिदान दिवस है। 12 दिसंबर 1930 को आप शहीद हुए थे। कल उनका बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यह स्वदेशी संगोष्ठी है। हम अपने स्वाभिमान को खोते जा रहे थे लगातार, क्योंकि बहुत समय तक गुलाम रहे और स्वाभिमान खोने के कारण धीरे धीरे हमें सब कुछ विदेशी अच्छा लगने लगा। हमने अपने आत्मगौरव का बिल्कुल भाव त्याग दिया, विदेशी वस्तुओं को अपनाना प्रारंभ कर दिया और ये विदेशी ही सब कुछ ठीक है, ऐसा हमने विचार कर लिया। और धीरे धीरे विदेशी कंपनियां हम पर हावी होती गईं
और उसका परिणाम आज हम सबको देखने को मिलता है। यदि हम अपने आप पर गौर करें तो हमारे जीवन में जो भी हमारी उपयोग ली जाने वाली वस्तुएं हैं, उसमें से 75% वस्तुएं ऐसी हैं जो विदेशी हैं। मेड इन इंडिया लिखा होने से कुछ नहीं होता, भारत में बन रही है वो, पर निश्चित रूप से विदेशी है। ऐसे विदेशी वस्तुओं के चंगुल में हम फंसे हुए हैं और धीरे धीरे देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। आज की गोष्ठी में इसी विषय पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला जाने वाला है। मैं हमारे जो आगे के वक्ता उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में अगली कड़ी को जोड़ते हुए अब मेरा निवेदन स्वदेशी गीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे आचार्य जी से कि वे अपने गीत की प्रस्तुति दें। हर दिन एक नई सौगात लेकर जाता ताकि हर दिन एक नया उजाला बनकर हमारे सामने आए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा निवेदन हमारे समक्ष उपस्थित श्रीमती मीनाक्षी जी गोठड़िया कि वह अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी का इस स्वदेशी के जो हमारा आज विषय है उस पर हम सबका मार्गदर्शन करें। दीदी से निवेदन कि वह आएँ। मेरा नमन। मंचस्थ अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया व अन्य उपस्थित स्टाफ सदस्य व आए हुए अतिथिगण, मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, पर एक बात कहूँगी कि ज्ञान के दरवाजे, ज्ञान प्राप्त करने का हर दरवाज़ा हमें खुला रखना चाहिए, चाहे वो ज्ञान कैसा भी हो। लेकिन उस ज्ञान में हम ये नहीं भूल जाएं, क्योंकि आज स्वदेशी की बात हो रही है, कि हमारे भारत की संस्कृति के समान इस संसार में कोई भी संस्कृति नहीं है। ज्ञान के द्वार हम खुले रखें, लेकिन हमारी संस्कृति का जो परचम पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद ने लहराया था, उसे
हम लोग आज भी उसी तरह जो है विश्व में लहराएं। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे ही जोश के साथ हम सब में वो उमंग भी जागे कि हमें सबको स्वदेशी वस्तुओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सब संगोष्ठी में आते हैं, हम कई जगह जाते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन हम सब उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो वही इसीलिए आज ये संगोष्ठी का अपने ने कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। तो थोड़ा उमंग अपने अंदर भी जागृत होनी चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा निवेदन हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी से कि वह अपना उद्बोधन दें। माँ भारती के चरणों में सादर वंदन। स्वदेशी और स्वराज के लिए अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग करने वाले शहीद बाबू गेनू के चरणों में सादर वंदन। परम सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति, आचार्य बंधु भगिनी एवं सुजानगढ़ नगर के नागरिक बंधु भगिनी, आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा एक छोटी सी संगोष्ठी का आयोजन सुजानगढ़ के इस विद्यालय प्रांगण में रखा गया है, और वो भी एक पुण्यात्मा उनकी पुण्यतिथि मनाने की दृष्टि से। जिस प्रकार से श्रीमान भदौरिया जी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे नाम जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश का छोटा सा बालक भी जानता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम जो इतिहास के पन्नों में ठीक प्रकार से दर्ज नहीं हुए, और अगर दर्ज भी हुए तो आने वाली पीढ़ी को आगे ठीक प्रकार से बताया नहीं गया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे बाबू गेनू। जब देश की मैंने कहा शासन व्यवस्था ब्रिटिश सत्ता के हाथ में आ गई, और जब उनके हाथ में आई तो उन्होंने इस देश को लूटना प्रारंभ किया, यहाँ के आर्थिक संसाधनों को लूटना प्रारंभ किया। अपने देश में चलने वाली फैक्ट्रियाँ, उनके लिए कच्चा माल यहाँ से ले जाने लगे, और वहाँ का उत्पादन बढ़ता गया, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला। यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो समाप्त हुए, और वहाँ से जो निर्मित माल था वो देश में थोपा जाने लगा, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण हो या ना हो। देश आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, और उनकी नीति भी यही थी, अंग्रेजों की नीति भी यही थी कि देश कमजोर रहे, और जब कमजोर रहेगा तो इस देश में स्वतंत्रता के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं रहेगा, यहाँ की संस्कृति की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और वो उसी नीति पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी इस कूटनीति को उस समय के एक विद्वान न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे ने उन्होंने उसको पहचाना, और पहचानने के पश्चात समाज में जागृति लाने के लिए, जन जन तक स्वदेशी का संदेश देने के लिए उन्होंने अपने समय की आहुति देना प्रारंभ किया, लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। उसी समय जो कांग्रेस थी, उस समय कांग्रेस देश की स्वाधीनता का एक मंच था। उसके तत्कालीन जो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1906 में एक जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905, जिसमें बंग भंग आंदोलन, जिससे हम परिचित हैं, किस प्रकार से देश को तोड़ने का षड्यंत्र हुआ,
1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने एक 4 सूत्री कार्यक्रम दिया, और वो 4 सूत्र थे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। ये 4 बिंदु थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। इस प्रकार का ये जो मंत्र दिया, इस मंत्र का उस समय के जाने माने जो विद्वान थे, महर्षि अरविंद और रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और आगे चल कर के जो बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वदेशी का आंदोलन चलाया जबरदस्त, महात्मा गांधी ने स्वदेशी के लिए कुछ किया, उनकी मैंने कहा कि जो स्वाधीनता जो संग्राम था, उस स्वाधीनता संग्राम का एक मंत्र बन गया था स्वदेशी और बहिष्कार। और इसी सिद्धांत पर वो आगे बढ़ने लगे थे। जगह जगह पर इस प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, इस प्रकार का प्रयास मैंने कहा देश में चल रहा था। सामान्यतः ये मन में विचार आ सकता है कई बार, और विशेषकर वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी आधुनिकता की ओर जो दौड़ रही है, उनके मन में ये विचार आ सकता है कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये पोंगापंथी की बातें हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है, इसके अंदर इस प्रकार की बातें कोई सार्थकता नहीं रखती। लेकिन जब हम गहराई से चिंतन करते हैं और जब इस प्रकार के परिवर्तन हम समाज के सामने देखते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। संगठन भी ऐसे अनेक विषयों को लेकर के चला है, और उन विषयों को समाज में मैंने कहा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है, और उसके द्वारा परिणाम भी आए हैं। स्वदेशी का जो आंदोलन चल रहा था, सामान्यतः महात्मा गांधी के बारे में जब हम देखते हैं तो ये ध्यान में आता है, और अपन ने अपने जीवन काल में देश की स्वाधीनता के पश्चात भी देखा है कि किस प्रकार से खादी का उपयोग था, घर घर में चरखा चलता था, आप सबने देखा होगा। तो गांधी जी ने स्वदेशी के आंदोलन को मैंने कहा हथियार बनाया था, उन्होंने इसकी ताकत को पहचाना था, और ये जो स्वदेशी की जो ताकत थी, इसका संदेश उन्होंने महिलाओं तक, मजदूरों तक, किसानों तक, हर जन जन तक पहुंचाया। पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी के आह्वान पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस प्रकार के लोग तैयार हो गए, ऐसे लोग खड़े हो गए कि गांधी जी के एक आह्वान पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। ऐसे ही युवाओं में से एक युवा, सामान्यतः कहते हैं ना, जो राष्ट्र और समाज के लिए जो काम करता है, स्वार्थों से बंधा हुआ व्यक्ति राष्ट्र और समाज के लिए बहुत अधिक काम नहीं कर सकता। स्वार्थों से थोड़ा बाहर निकलेगा, राष्ट्र और समाज के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है, एक उत्साह होता है, एक पागलपन सा सवार होता है, वो ही लोग राष्ट्र और समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही युवाओं में से एक युवा, जिसका नाम अभी बार बार उच्चारित हो रहा था, बाबू गेनू, स्वदेशी के लिए काम किया। इनाम था, उनके नाम को कोई उस समय भी कोई नहीं जानता था, एक मजदूर था। आज भी इतिहास के पन्नों में ये ओझल हो गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी बैठे हैं, और ये जब विषय आया तो बहुत सारे लोगों को ध्यान में आया कि ये नया नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। तो ऐसे ही एक हुतात्मा, जिनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आज हम एकत्र आए हैं, ये जो शहीद बाबू गेनू, उनका संक्षिप्त जानकारी गुरुजी दे रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे जो है, उसके पास में आंबेगांव तहसील, पुणे की जो आंबेगांव तहसील है, उस तहसील में महालुंगी पडवल नाम का एक गांव है। उस गांव में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं उनके गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर शिव मंदिर है, उसके प्रति वहाँ के लोगों की आस्था थी। और उत्तर दिशा में जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति महाराज शिवाजी थे, उनका जो किला शिवनेरी, उसके ठीक पास में एक छोटा सा गांव, उस गांव में इसका जन्म हुआ था। जो माता पिता थे,
पिता ज्ञानाबा शहीद और माता कोंडाबाई, उनकी 2 संतानें थी पहले, भीमा और कुशा। इन भीमा और कुशा के पश्चात दरिद्रता थी परिवार में, गरीबी थी। उस गरीबी के अंदर एक हिस्सा बंटाने वाला एक बालक का जन्म हुआ 1908 में, और वो बालक था, जब जन्म हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया बाबू। आगे बाबू गेनू के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। थोड़े ही समय बाद माता पिता का परिवार स्नेह जिस प्रकार से बालक को मिलना चाहिए उतना उस प्रकार का स्नेह परिवार उसको नहीं मिला, और उसमें से भी हिस्सा बंटाने वाली एक बालिका का उस परिवार में और जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया नामा। ऐसे करके जो भीमा, कुशा और बाबू और एक नामा नाम की, इस प्रकार के 3 भाई और एक बहन और माता पिता, ऐसे कुल 6 सदस्य। लेकिन जो बाबू था उसको जो परिवार का सुख था वो बहुत अधिक समय तक नहीं मिल पाया, और उनके जो पिता का देहावसान था वो जब वो 2 साल का था उसी समय उनका देहावसान हो गया। उनकी माता, उन्होंने अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कुछ प्रयास करना प्रारंभ किया, तो घर के अंदर कहीं एक गाय, बैल, कुछ बकरियां, ऐसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शिक्षा का वातावरण नहीं था, और नहीं था तो बच्चे बकरियां चराते थे, पशुओं को चराते थे। और आज हो सकता है कि हम उस बैल की कीमत को, उसकी महत्ता को उतना नहीं जानते होंगे, उतना पहचानते नहीं थे होंगे, लेकिन उस समय जो कृषि करनी होती थी उसके लिए बैल इत्यादि अति आवश्यक थे। जिसके पास में जितनी बैल, जितनी गाय, उसकी संपन्नता का मूल्यांकन उसी आधार पर होता था। तो उनका जो बैल था, उस बैल को भी लोग खेती करने के लिए लोग ले जाते थे, और उनसे जो पैसा आता था उससे परिवार का लालन पालन चलता था। लेकिन वो जो बैल था वो भी कहीं दूसरे बैल से झगड़ा करते हुए पहाड़ी से गिरा और खत्म हो गया। और जब ऐसी स्थिति बनी तो परिवार पर संकट आ गया। तो माँ ने देखा कि मैं परिवार को चलाने के लिए क्या करूं, तो वो अपनी छोटी सी जो बच्ची थी उस बच्ची को लेकर के अपना जो भाई मुंबई में रहता था वो मुंबई चले गई। और वो जो 3 बालक थे, उन 3 बालकों को वहाँ उसी गांव के अंदर जो अगल बगल में जो पड़ोसी थे, जो संपन्न थे, उनके पास में कोई काम पर लगा करके छोड़ करके चली गई। अब उन बच्चों की संभाल करने वाला पीछे कोई नहीं था, वो भी उच्छृंखल हो गए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो ये जो बाबू था युवावस्था में आया, तरुणाई आई, तो वो भी अपने एक मित्र, प्रहलाद नाई नाम का एक मित्र था, उस मित्र के साथ में योजना बनाई कि अपन भी मुंबई चलते हैं। और वहाँ पर मुंबई गया, माँ के पास में गया। माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, भाई के पास में रहती थी, उसकी बहन थी वो पड़ोस के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक भाई के घर पे रहते थे, लेकिन जब इतने सदस्य चले गए तो भाई के घर पे भी रहना संभव नहीं था, तो उन्होंने एक किराए पर मकान लिया और वहाँ पर रहना प्रारंभ किया। ये जो बाबू नाम का जो बालक था, युवा था, वो भी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी उस फैक्ट्री में काम करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे उस समय देश की स्वाधीनता के लिए मैंने कहा संग्राम चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। बहुत सारे जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, वो अनेक प्रकार के आंदोलन कर रहे थे, तो वो भी धीरे धीरे जुड़ता चला गया। कांग्रेस जो उस समय का मंच था उससे जुड़ता चला गया। उसका एक मित्र मैंने कहा जैसे प्रहलाद नाई, और एक उसके गुरुजी एक मुस्लिम शिक्षक थे, वो उनके नज़दीक भी आ गया, उनको प्रेम से चाचा कहता था। और उन दोनों ने उसको संस्कार और दूसरा उस प्रकार की जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उसकी वो जानकारी उसको सुनाया करते थे, उसको देते थे। वो प्रभावित हो रहा था। लेकिन उसके जीवन पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। स्वदेशी के लिए जिस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, सभी ने, ये साइमन कमीशन भी था, उसमें विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का जो देहांत हुआ था उस घटना में विचलित किया। 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई जलियांवाला बाग वाली, वो जलियांवाला बाग की जो घटना थी उस घटना ने भी जो बाबू था उसको प्रभावित किया। उसका मन उद्वेलित तो उठा, मैं भी इस राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। महात्मा गांधी
उनके जिस प्रकार के जो सुनता था उनके विचारों को, तो वो उनका शिष्य बन गया। उनकी हर बात के लिए वो तैयार रहता था, और अगर उनकी तो एक आवाज़ उठ जाए, एक आह्वान हो जाए, तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी वो तैयार हो गया था। धीरे धीरे इस प्रकार का प्रयास चलता रहा, और फिर उस समय मैंने कहा स्वदेशी के लिए विशेष प्रयास चल रहे थे। तो स्वदेशी के लिए जो मुंबई के अंदर एक गोदाम के अंदर जहाँ विदेशी माल भरा हुआ था, उस विदेशी माल को 2 व्यापारियों ने खरीदा, और खरीद करके ये सोचा कि कुछ ट्रकों में भर करके, लोरियों में भर करके इसको मार्केट में ले जाते हैं। लेकिन विरोध चल रहा था, और उस विरोध करने के लिए उस समय की जो कांग्रेस थी, उन्होंने जिम्मेदारी दी बाबू गेनू को, और उन्होंने एक तानाजी पथिक नाम से एक मैंने कहा एक सेना बना रखी थी, एक संगठन बना रखा था। उस संगठन को, दोनों को, जिसका नेतृत्व बाबू गेनू ही कर रहा था, उनको जिम्मेदारी दी गई। और जिम्मेदारी देने के बाद में वो सारे डटे। विरोध करने के लिए योजना बनी, और योजना बनी तो संदेश लोगों तक गया, और उसमें बहुत सारी भीड़ इस प्रकार की एकत्र हो गई कि जो सत्याग्रह होता है उसको देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, और जो स्वदेश और स्वराज्य के लिए जो काम करने वाले जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो जो लोरियां आ रही थी उनके आगे लेट गए। लेकिन उस समय की जो सरकार, उनको जानकारी थी, इसलिए उस प्रकार की पुलिस की ओर की व्यवस्था थी। और उस समय का जो अंग्रेज अफसर था, उसको भी इस प्रकार की सूचना होगी, तो उसने पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा था, और वो जो सामने लेट रहे थे उनको हटाया गया। लेकिन ऐसे करते करते जब बाबू गेनू की बारी आई, तो उस समय तक वो और चिड़चिड़ा हो चुका था कि सुबह से मैं हटाता हटाता परेशान हो रहा हूँ। वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, तो उसने आदेश दिया कि जो ट्रक है वो इनके ऊपर से निकाल दें। लेकिन जो ट्रक था, उस ट्रक को चलाने वाला एक बलबीर सिंह नाम का युवक था, वो रुक गया, वो अड़ गया, मैं ट्रक को ऊपर से नहीं निकालूंगा। और जब इस प्रकार की स्थिति देखी, तो वो जो अंग्रेज अफसर था, वो स्वयं उस लोरी में बैठा, उस गाड़ी में बैठा, और सामने बाबू गेनू जो लेटे हुए थे, उसके सिर के ऊपर से ही ट्रक को निकाल दिया गया। सड़क लहूलुहान हो गई, और इस राष्ट्र के लिए, स्वदेशी के लिए जो सबसे पहले अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला एक नाम जो उभर करके आया, वो था बाबू गेनू। कोई नहीं जानता था, एक मजदूर था, एक मिल में काम करने वाला आदमी था, लेकिन वो अनाम व्यक्ति जन जन का नायक बन गया, देश को एक प्रेरणा देने वाला व्यक्ति बन गया। शाम 4:30 बजे तक उनका देहावसान हो गया। पूरी खबर फैल गई मुंबई नगर के अंदर, और उस समय के वहाँ के जो नेता थे, कन्हैयालाल मुंशी, लीलावती मुंशी और जमुना दास मेहता, ऐसे 3 जो बड़े नाम थे उस समय के राजनीतिक दृष्टि से, वो लोग भी उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। प्रसंग ये नहीं है, ये मैंने केवल और केवल घटना इसलिए बताई कि हम जिस महापुरुष की, जिस हुतात्मा की पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी आए, इसलिए मैंने ये वर्णन किया। लेकिन एकदम सीधा सा है। आपने ये जो श्लोक वो सबने सुना है कि भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल की ये जो पंक्तियां, ये हम सब बोलते रहते हैं। वास्तव में जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं, स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं, वो किस काम का, वो किस काम का, वो पत्थर के समान है। आज की जो स्थितियां हैं, भारत का युवा है, वो अपने स्वयं को जाने, अपने आप को जाने, अपनी ताकत को पहचाने, हमारी ताकत क्या है। अगर हम
स्वयं के बारे में जानेंगे, स्वयं के प्रति गौरव का भाव होगा, तो हम इस राष्ट्र और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिसमें स्वाभिमान का भाव नहीं, स्वयं को पहचानता नहीं, वो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर सकता है? मैं समझता हूं कुछ नहीं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम समाज को जागृत करने का प्रयास करें। केवल और केवल ये स्वदेशी वस्तुओं तक सीमित कोई विचार नहीं है। केवल स्वदेशी सामग्री खरीद ली, विदेशी नहीं, केवल यहाँ तक ही नहीं, हमारी संस्कृति वो स्वदेशी हो। आज मैंने कहा कि किस प्रकार की वेशभूषा है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार की हमारा बोलचाल और भाषा है। इस बात को हम पहचानें, देखें। हम राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के इस प्रकार के बिंदुओं पर हम गौरव महसूस कर सकें, स्वाभिमान का भाव जागृत हो, ऐसे कामों की दृष्टि से हमें प्रयास करना चाहिए। केवल स्वदेशी मैंने कहा एक विचार नहीं है, ये इस राष्ट्र का मूल मंत्र है। और किसी राष्ट्र को मैंने कहा ऊंचाइयों तक ले जाना है, और जिस देश के लोगों में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे छोटे छोटे बालकों में, हमारे परिवार में इस राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव जगाएं, स्वदेशी के प्रति गौरव का भाव जगाएं, ये हमारा कर्तव्य है। आज हो सकता है कि हम यहाँ 50 लोग बैठे होंगे, लेकिन ये 50 लोगों के माध्यम से भी ये विचार और आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम आता होगा, तो कहीं बाबा रामदेव का नाम भी आता होगा, तो कहीं स्वदेशी के लिए प्रचार करने वाले राजीव दीक्षित का नाम भी आता होगा। इन लोगों ने स्वदेशी के लिए प्रचार किया है। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत हो। मैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर अजमेरी गेट से जो अपना संघ कार्यालय झंडे वालान, वहाँ जाने के लिए वो तांगे में जाते थे, और तांगे में जाते थे तो जहाँ पहाड़गंज उतरते वहाँ पर एक जो मोची था वो रोज अपना काम करता था, लेकिन जैसे ही उधर से पंडित जी जाते तो उनको वो बार बार कहता, पंडित जी पॉलिश करवा लीजिए। लेकिन पंडित जी कहते नहीं, मुझे नहीं करवानी। रोज रोज इस प्रकार से वो पूछता, पंडित जी ना करते रहते। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पंडित जी को पॉलिश करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके पास में गए और पॉलिश करवाई। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वो 364 दिन ना किया होगा, लेकिन एक दिन उनको क्या करनी पड़ी? हाँ करनी पड़ी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आग्रह करने वाला, स्वदेशी के प्रति आग्रह करने वाला, स्वदेशी के बारे में चर्चा करने वाला, स्वदेशी के लिए समाज में जागृति लाने के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति, वो एक बार अगर प्रयास करता है तो उसको लगता है कि उसको प्रत्युत्तर नहीं मिला, जिस प्रकार का परिणाम आना चाहिए था वैसा नहीं आया, तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो और प्रयास करें, वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और वो जो मोची जिस प्रकार से उसने प्रयास 364 दिन किया और 365वें दिन सफलता मिल गई, उसी प्रकार का अगर हमारा प्रयास होता रहता है तो बहुत सुखद परिणाम आते हैं। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई व्यक्ति संकल्प करके चलता है। हमारे, मैं कहता हूँ विद्या भारती जो संगठन है, उस विद्या भारती संगठन के ही संगठन में तो ऊपरी स्तर से तो विशेष आग्रह चल ही रहा है, लेकिन हमारे जो संगठन मंत्री जी, उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं ये जो यूज एंड थ्रो जो है प्लास्टिक का और का, मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा, और मैं उपयोग ही नहीं करूँगा। मैं जिस स्थान पर जाऊँगा और वहाँ पर अगर उसका उपयोग हो रहा होगा तो मैं वहाँ पर भोजन नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प कर लिया। मैं देखता हूँ आज विद्या मंदिरों के अंदर जो प्लास्टिक है उसका उपयोग नगण्य हो गया, और नगण्य इतना ध्यान रखने लग गए कि भूल से भी कहीं आ नहीं जाए। एक सन्यासी हमारे यहाँ से भूखा चला जाएगा, एक कर्मयोगी हमारे यहाँ से भूखा चला जाएगा अगर उन्होंने इस प्रकार का उपयोग कहीं देखा तो अगर हम इस प्रकार का संकल्प लेकर के जब प्रयास करेंगे तो बहुत, मैंने कहा, सुखद परिणाम आएंगे। प्रयास कहाँ से करना? प्रयास स्वयं से करना।
अपने से प्रारंभ करना। मेरे घर में क्या हो रहा है, मैंने कहा बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। मैं कई बार कहता हूँ कि संकल्प में कितनी बड़ी ताकत होती है। मैंने कई उदाहरण देकर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण देकर के भी समझाया कि एक सनातन मान्यता का व्यक्ति और एक तीर्थ स्थान पर गया, और तीर्थ स्थान पर गया तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ का जो पंडित पुरोहित था उसने कहा कि आपको कोई संकल्प करना होगा। तो उनका क्या संकल्प करूं कि कोई बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, कोई ये गड़बड़ आदत आपको छोड़नी पड़ेगी और छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ये शराब पीता हूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं ये काम करता हूँ, ये भी नहीं छोड़ सकता, ये सब्जी खाता हूँ, ये भी नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कुछ तो कर सकते हो। तो उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मेरे जो बगल में एक पड़ोसी है, मैं उस पड़ोसी का मुख देख करके भोजन कर सकता हूँ, मैं इतना संकल्प कर सकता हूँ। तो उनका ठीक है, वो घर आ गया। उसने जिस पड़ोसी के बारे में सोचा था वो घर में ही रहता था, कहीं बाहर जाता ही नहीं था। जब भी उसको भोजन करना होता था तो पड़ोसी की तरफ देखता और भोजन कर लेता, फिर पड़ोसी का मुख देखता और भोजन कर लेता। लेकिन एक दिन पड़ोसी दिखाई नहीं दिया, और जब दिखाई नहीं दिया तो उसकी भूख और बढ़ी, कुछ व्यग्रता हुई। वो पड़ोसी कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, इसलिए वो मिट्टी खोदने चला गया था। पड़ोसन को पूछा, आज श्रीमान जी कहाँ गए? तो उत्तर दिया कि वो मिट्टी खोदने गए हैं। कब आएंगे? शाम को आएंगे। तो फिर तो गड़बड़ हो गई और ही ज़्यादा। तो उसने कहा मैं खेत में जाकर के दर्शन कराता हूँ। वो खेत में गया, वहाँ कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, और जब खोद रहा था तो खोदते खोदते उसका पावड़ा किसी धातु से टकराया, और धातु से टकराया तो उसने देखा कि एक इस प्रकार का पात्र, उस पात्र के अंदर कुछ सोने चांदी की अशरफियाँ भरी हुई है। देख करके बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब खुश होता है और व्यक्ति को जब इस प्रकार से कोई फ्री का सामान मिलता है, मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है, तो बड़ा खुश होता है, और ये देखने की भी कोशिश करता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। उसने खदान के बाहर से मुख निकाला और देखा तो एक आदमी दौड़ा हुआ आ रहा था, और जैसे ही उसने मुख निकाला वो आदमी वहीं से मुड़ गया। उसने कहा आनंद आ गया, दिख गया, और ऐसे झूमता हुआ मुड़ करके वापस चला गया। वो घर चला गया, उसने देखा मामला गड़बड़ हो गया, इसने देख लिया। उसके घर पहुंचा और समझौता किया, देख तूने देख तो लिया ही, सब कुछ देख लिया, अब तेरे से क्या छुपा है, इसमें से आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूं। मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं ये बताना चाह रहा था कि संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। संकल्प क्या था? पड़ोसी का मुख देख करके भोजन करूंगा, एक छोटा सा संकल्प था। अगर हम भी हमारे परिवार में, मैंने कहा शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम स्वयं से करें, अपने से करें। अपने परिवार में हम एक छोटा सा संकल्प कर सकते हैं क्या? हम छोटी ऐसे एक बिंदु उसका संकल्प ले सकते हैं क्या कि हमारे परिवार के अंदर ये चीज़ें स्वदेशी ही उपयोग होगी। हमने तय कर लिया कि हमारे घर में साबुन का अगर उपयोग होगा तो वो स्वदेशी होगी, मंजन का अगर उपयोग होगा तो वो स्वदेशी होगी। कई बार कोई कह सकता है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, मैं कहता हूँ फोड़ सकता है। ये स्वदेशी का बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था, लेकिन बाबा रामदेव ने विकल्प दिया समाज को। उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया और विकल्प भी दिया कि ये विकल्प है, आप इसको आजमा करके देख सकते हैं। लोगों ने उसको परखा। आज कई कंपनियों की दिशा बदल दी उन्होंने, मजबूर हो गए। वो जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुरूप प्रचार प्रसार का जो तंत्र अपनाना चाहिए, उस प्रकार के अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस प्रकार की बातें कहने लग गए, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कहता हूं संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हमारे परिवार में भी इस प्रकार का एक छोटा छोटा अगर संकल्प होता है स्वदेशी के लिए, वो साबुन हो सकता है, वो मंजन हो सकता है, वो तेल हो सकता है, या अन्य कोई सामग्री हो सकती है। सामग्री की दृष्टि से इस प्रकार का संकल्प अगर हमारे परिवारों से प्रारंभ होता है तो मैं कहता हूं कि हमारी वाणी में और अधिक दम आ जाएगा। और जो स्वदेशी के लिए मैंने कहा कि अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग करने वाली इस प्रकार की जो हुतात्माएं हैं, उनकी जयंती, ये पुण्यतिथि मनाना भी तभी सार्थक होगा जब हम इस प्रकार का संकल्प करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे और हम स्वीकार करते हैं। मैंने कहा कि आज का युवा जब इस प्रकार का देखता है तो उसको लगता है कि
नहीं ये दकियानुसी की बातें हैं, लेकिन अभी जो गलवान घाटी के अंदर जिस प्रकार की घटना घटी और चाइना का जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसको देख करके प्रत्येक मैंने कि युवा देशभक्त का खून खोल उठा था। उसके मन के अंदर इस प्रकार के भाव आ रहे थे कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और उसका परिणाम हमने देखा। ये जो दीपावली पर कितनी बड़ी खरीद होती है, उस खरीद के समय हमने स्वदेशी की ताकत को देखा, नजदीक से देखा कि जिन घरों के अंदर चाइनीज लड़ियां लगती थी उनके घरों पर मिट्टी के दीप जले। तो क्या हम इस प्रकार का प्रयास नहीं कर सकते? और मैंने कहा दीप से दीप जले, अगर हम कर सकते हैं तो क्या हमारा पड़ोसी नहीं कर सकता? क्या हम उनको प्रेरित नहीं कर सकते? हमारे अगल बगल के जो समाज के लोग हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, क्या उन तक हम इस संदेश को मजबूती के साथ में नहीं पहुंचा सकते? अगर पहुंचा सकते हैं तो मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा प्रयास आप लोग करें, तभी इस प्रकार के मैंने कहा महापुरुषों का जो पुण्यतिथियां मनाना वो सार्थक होगा। एक छोटा सा एक स्वदेशी जागरण मंच, यहाँ पर नाम हमारे परिचय में भी बार बार, क्योंकि ये विद्या भारती से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं इसलिए नाम विद्या भारती आता है। यहाँ बैठी जो बड़ी संख्या है वो भी विद्या भारती के माध्यम से ही है, इसलिए विद्या भारती। लेकिन मैंने कहा कि चाहे पंथ कोई से ही क्यों ना हो, स्वदेशी का काम सब कर सकते हैं। उसमें कहीं बंधन नहीं है कि स्वदेशी जागरण मंच वाले ही करेंगे, वो तो एक प्रयास करने के लिए एक मैंने कहा कि मंच बना, लेकिन स्वदेशी के लिए तो हर आदमी काम कर सकता है। वो विद्या भारती भी कर सकती है, वो मैंने कहा विद्यार्थी परिषद भी कर सकती है, वो मजदूर भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। स्वदेशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति काम कर सकता है। तो स्वदेशी के लिए इस प्रकार का प्रयास, उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा एक ये संगोष्ठी। आप प्रश्न खड़ा होता है ये स्वदेशी जागरण मंच क्या है? ये जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक महापुरुष का चित्र दिखाई दे रहा है, और वो है पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी। ये नाम भी शायद नहीं सुना होगा। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी एक संगठन निष्ठ कार्यकर्ता, संघ के प्रचारक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया। वो राज्यसभा के 2 बार सांसद भी रहे। स्वदेशी जागरण मंच उसके संस्थापक पूज्य दत्तोपंत जी भी हैं। तो उनके द्वारा इस प्रकार का ये जो बीजारोपण, ये 22 नवंबर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई थी। उस स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से पूरे देश में इस प्रकार की छोटी छोटी संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, और उसी कड़ी में अपने चूरू जिले की ये पहली एक छोटी सी संगोष्ठी थी। आगे भी अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की कुछ संगोष्ठियाँ होने वाली है। उन संगोष्ठियों में पूज्य शहीद बाबू जो गेनू, उनकी पुण्यतिथि, क्योंकि ये स्वदेशी के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले पहले व्यक्ति थे, उनके पुण्यतिथि को मनाने का निश्चय हुआ, और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर एकत्र आए। हमारी जयंती मनाना तभी सार्थक है कि हम अपने परिवारों से शुरुआत करें, स्वदेशी के लिए प्रयास करें, और स्वदेशी के माध्यम से ही मैंने कहा जो उस समय स्वराज की बात थी, लेकिन हमने कहा कि आज की स्थिति में अगर देश को हमें मजबूती तक ले जाना है, ऊंचाइयों तक ले जाना है, इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला बनाना है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। इस मंत्र पर हमें चलना होगा। इन्हीं भावों के साथ जय भारत, जय स्वदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जैसे गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से हमें ये सब समझा दिया कि बहुत ही साधारण से शब्दों में कि स्वदेशी का भावार्थ क्या है, तो हम सब में भी ये अर्थ समझना है और सबके साथ स्वयं को लेकर चलना है, ताकि हम भी इस कड़ी में, इस कार्य में एक अपना एक अमूल्य जो अपना वोट है वो भी हम इसके अंदर अपना दे सकें। इसी के साथ आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा निवेदन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमान प्रभुदयाल जी से, कि वह भी अपने शब्दों से, अपने अनमोल वचनों से हमें मार्गदर्शन दें। माँ शारदे को मेरा प्रणाम। और जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आज
स्वदेशी के प्रथम हुतात्मा श्री बाबू गेने की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। सम्मानित मंच, इस संस्था के प्रधानाचार्य श्री भदौरिया जी, इस विद्यालय के विद्वान आचार्यगण बहिने और सुजानगढ़ के संभ्रांत नागरिक बंधु, अध्यक्षीय उद्बोधन है जिसमें ज़्यादा कहने की इजाज़त नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा समय लेना चाहूँगा और बात ये कहना चाहूँगा कि वे लोग जो अनाम उत्सर्ग हो गए इस देश के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके जो भाव थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो दृष्टिकोण था इस देश के लिए, हम उनके उन आदर्शों, उन मूल्यों पर चलें जितना अपनी तरफ से हो सकता है। हाँ, हर चीज संभव नहीं हुआ करती, लेकिन सबके द्वारा अपना एक छोटा सा प्रयास जरूर हो सकता है। स्वदेशी का मूल अर्थ तो यही था ना कि अपने देश का, अपने देश में निर्मित कोई वस्तु, कोई चीज क्यों हम दूसरों की अपनाएं, क्यों हम गैर देशों की चीज़ों का प्रयोग करें कि हमारा पैसा दूसरे देशों को जाए, वहाँ की आर्थिक समृद्धि बढ़े और हम गरीब हों, हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हों। अपनों को ठुकराकर हम गैरों को अपनाएं, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का हम प्रयोग करें, उनके बहिष्कार के लिए ही ये जागरण मंच सामने आया। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि जरूर माननीय लक्ष्मण जी ने बताया कि बंग भूमि पर रखी गई थी। बंग भंग जो हुआ, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, इसीलिए उन्होंने बंगाल विभाजन किया था, ताकि वहाँ से जो स्वराज का, जो देश के आज़ाद का जो विचार उठा था, उसको वहीं दबाने का भाव था कि जब बंगाल का टुकड़ा हो जाएगा तो हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे और ये विचार यहीं दफन हो जाएगा। सोच उनकी बहुत दूर की थी, बहुत गहरी थी, लेकिन हुआ उल्टा। वो एक मंच बन गया, लोगों को कहने का एक आधार खड़ा हो गया, और उसी का आगे परिणाम अपन देखते हैं कि गांधी को भी एक जमी जमाई जमीन मिल गई थी। स्वतंत्रता का आंदोलन उसी बंग भूमि पर, उसी स्वराज आंदोलन पर, उसी स्वदेशी विचार पर आधारित था। आज कोई भी अपनी सभ्यता हो, संस्कृति हो, विचार हो, मूल्य हो, अपने होने चाहिए, क्योंकि अपना कोई भी चीज होगी वो अपनी अपनी ही होगी। उधार की वस्तु से, उधार की चीजों से हम जिएंगे तो कब तक जिएंगे? क्योंकि स्वाभिमान यही कहता है कि चाहे मेरी चीज में उतनी गुणवत्ता न हो, लेकिन अगर मेरी है, मेरे द्वारा बनाई गई है, तो उसके मूल्य बहुत ज्यादा होते हैं। कोई कमी हो तो सुधारी जा सकती है अपने द्वारा निर्मित वस्तु में, लेकिन होना चाहिए यही बंधुओं कि हम हमारी ही वस्तुओं का प्रयोग करें, हमारे ही हर विचार का सम्मान करें। इन्होंने चीन का उदाहरण दिया, भी हमें पता है कि हम चीन को बिना एक गोली चलाए, बिना हथियार उठाए परास्त कर सकते हैं, अगर सिर्फ इतना अहद, इतना वचन, इतना प्रण कर लें कि हम चीन के द्वारा निर्मित किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। चीन फेल हो जाएगा, निश्चित बात है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार उसको मिल गया, उसकी वस्तुएं हम खरीदते हैं और हमारा धन उनकी ओर जाता है और हम गरीब के गरीब रह जाते हैं, और वो उन्हीं पैसों से हमारे पर शैतानियां करता है, हमारे पर आक्रमण करता है। तो जरा सोचें, क्या हम इतना प्रण नहीं कर सकते कि हर चीनी चीज का हम बहिष्कार करेंगे? स्वदेशी के लिए एक छोटा सा अपना प्रयास सार्थक हो जाएगा। ज्यादा नहीं कहूंगा, अध्यक्षीय मर्यादा होती है, इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में ये संकल्प चाहूंगा
कि जहां तक होगा, जितना संभव अपने द्वारा होगा, हम ये अहद कर लें कि हम अपने देश में निर्मित हर वस्तु का सम्मान करेंगे, हर वस्तु का मूल्य समझेंगे, और गैर और विदेशी का जहां तक होगा, मैं नहीं कहता कि क्योंकि संभव नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो और जब तक उस वस्तु की दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु हम नहीं बना लें, तब तक हम उस वस्तु का बहिष्कार करें ही करें। इसी अहद और विश्वास के साथ आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। इस खास कार्यक्रम को इस तरह मनाकर देखें, अपनों की तरह सबको गले लगाकर देखें। ऊंचे ओहदे, जागीर, कारोबार से तो सज गए, आज से ज़िंदगी को एक नेक नियति से सजा कर देखें, एक नेक नियति से सजा कर देखें। आज के इस कार्यक्रम में जो एक अपना संकल्प है, जैसे गुरुजी ने कहा, अभी श्रीमान प्रभुदयाल जी ने भी कहा, तो हम सबको ये संकल्प करना ही चाहिए। हम अपने से शुरू करेंगे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम जब किसी को कहेंगे तो वो भी हमारे साथ होंगे ही, क्योंकि एक जो अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं साकार ज़रूर होती है। कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, इसीलिए हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में जब हम एक बहुत ही अच्छा आयोजन करते हैं तो आए हुए अतिथियों का हम आभार भी व्यक्त करते हैं। इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आभार प्रकटीकरण के लिए मेरा निवेदन हमारे शिशु वाटिका विद्यालय के व्यवस्थापक जी से, श्रीमान राजेंद्र जी पथानिया से, कि वे आभार प्रकट करें। इस संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें, प्रधानाचार्य बंधु, प्रधानाचार्य भगिनी, आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी, आप सब ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना जो अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, जिन्होंने अपने समय में से अपना अमूल्य समय देकर इस संगोष्ठी को सार्थक बनाया, और अपने सब इस संगोष्ठी से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम अपने घर में तो निश्चित रूप से स्वदेशी का उपयोग करेंगे ही, बाकी जो अपने मिलने वाले हैं, अपने परिचित हैं, उन सब से भी ये आग्रह करेंगे कि स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। एक बार पुनः सभी का आभार, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के समापन पर मेरा सभी से निवेदन शांति मंत्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुख भाग् भवे। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ है।